सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा गया है, तहनीती ख़त है, जिसमें इस ख़त का तासुर लिया जा रहा है कि अब पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक्ट की वजह से ख़राब हो गए थे, उस इल्ज़ाम तराशी की वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में खासा फ़र्क आ गया था। अब वो बहाली की तरफ जा रहे हैं और ख़ित्ते में जो सूरत हाल है उस पर एक बार फिर साथ काम करने की बात हुई है। आलमी सतह पर एक बार फिर इस हुकूमत को तस्लीम किया गया और हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तो मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं वो इस हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें हैं इस वक्त वो अब एहतजाज की जानिब जाना चाह रही हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और उसके बाद हमने देखा है कि JUI की जानिब से भी एक एहतजाज की कॉल दी गई है और उसको अवामी असम्बली का नाम दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में वो एहतजाज होंगे। अब सड़कों पर आने की बात मौलाना फजल रहमान की जानिब से की गई है। तो हुकूमत के लिए अब आने कितने चैलेंजेस होंगे? रमज़ान का महीना तो गुजर रहा है, लेकिन ईद के बाद हुकूमत कितनी स्टेबल रहेगी और जो अपोजिशन है वो कितना टफ टाइम देने में इस हुकूमत को कामयाब हो सकेगी? इस हुकूमत को बड़ी इस्लाहात करनी है, बड़े मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं, कानून साजी होनी है। तो इन तमाम हालात में जब एक मजबूत अपोजिशन भी सामने होगी तो ये तमाम काम हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? पीपल्स पार्टी किस हद तक हुकूमत को सपोर्ट करती रहेगी, ये भी बड़ा एक अहम मौजूद है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू फिर हम शुरू करते हैं इन तमाम मामलात पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सप्तान खान साहब सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और JUI से सीनियर रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कादिर मंदुखेल साहब, सबसे पहले आपसे ज़रा गुफ्तगू शुरू करते हैं, चूँकि अब हमने देखा कि ख़त आया अमरीकी सदर की जानिब से और बड़ी अच्छी बात उसमें की गई है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अगर आगे चलकर बेहतर होंगे तो ज़ाहिर पाकिस्तान ख़ित्ते में भी बेहतर प्रोग्रेस कर सकेगा, आलमी दुनिया में भी पाकिस्तान एक बेहतर नाम के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ा सकेगा। तो क्या लग रहा है आपको, ये हुकूमत कितनी मुस्तहकम आगे आपको नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये खत पहले PTI के दोस्तों को दिखाना चाहिए ताकि कल इसी को साइफर ना बना दे। कोई धमकी शमकी तो नहीं है उसके अंदर, ये ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि मेरे हिसाब से ये खत इस मौके पे भेजना सिर्फ इस बात की निशानदेही है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर असरअंदाज होना। आपको याद होगा अमरीकी तर्जमा ने पिछले हफ्ते उसकी मुखालफत की थी और हमारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में ईरान की बॉर्डर तक वो मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके और पाकिस्तान के इलाकों तक जहां नवाज शरीफ साहब के 5 साल थे, फिर PTI के थे, फिर 1.5 साल PDM हुकूमत के थे, मुकम्मल नहीं कर सके। हमें अमेरिका को ये चीज़ बावर कराना चाहिए कि हमारे यहाँ गैस का बहरान है। पहले तो सर्दियों में होता तो अब तो गर्मियों में भी हो रहा है। तो इस हवाले से आप न खुद कुछ करने दे रहे हो न किसी और को करने दे रहे हो। इस चीज़ पे मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां, एस्टेब्लिशमेंट एक आवाज़ बन के अमेरिका को भी खत लिखना चाहिए कि आप इतना हमारे ऊपर असरअंदाज ना हो कि हमारे जो एक समझ लो तवानाई को बहरान है उसको भी आप सबोताज करने के लिए आप अपने अरबे इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे ख्याल में सियासी पार्टियों को एक आवाज़ बन के इसको जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो सप्तान खान साहब ये इस पर आप अपना रद्दअमल भी दे दीजिएगा। फिर आपसे ज़रा आपकी पार्टी से मुतालिक भी सवालात करने, चूँकि PTI में हम बड़े इख्तलाफात देख रहे हैं, PTI रहनुमा के मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। बैरिस्टर गौर साहब के हाथ में इस वक्त पार्टी क़यादत है, तो उन पर क्यों बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठ रही हैं? उनके फैसलों पर आप लोग एक पेज पर हैं नहीं हैं? चूँकि ये कहा जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल माइंड्स मुख्तलिफ सोच रखते हैं और ये जो लीगल माइंड्स हैं इनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है और ये ज़रा डिफरेंट अंदाज से अपनी पार्टी को चला रहे हैं। जी सप्तान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बात शुरू करूंगा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का लेटर आया है। देखिए बात यह है कि जिस तरह हमारे बड़े काबिल एहतराम दोस्त हैं उन्होंने कहा जी PTI वालों को दिखाएं, PTI वालों को मत दिखाएं। साइफर का एक इशू स्टार्ट हुआ, वो अभी इट्स इन द कोर्ट्स, लेट द कोर्ट्स डिसाइड कि साइफर में कौन ठीक है कौन गलत है। तो जब तक ये कोर्ट्स डिसाइड नहीं करती, मेरा ख्याल है हम ये टॉक शोज पे बैठ के अलहदा अदालतें ना लगाएं और हम इस तरह की ना करें कि जो केसेस पे जिन बातों का इन्फ्लुएंस जाए। तो पहले तो मैं ये चाहूंगा
कि उनको मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं और ये अदालतें बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुई थी। आप याद करें जो लॉयर्स की मूवमेंट चली थी इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, और जिसके बदले में फिर 16 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था और फिर वो रीइंस्टेट हुए और हम सब ने मिठाई भी बांटी और खुशियां भी मनाई कि अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया आजाद हो गई है। तो लेट देम डिसाइड कि साइफर में कौन गलत है कौन ठीक है। जब एक मुल्क की आपकी इंडिपेंडेंट अदलिया है तो उनको बात तो करने दें ना। हम यहाँ शाम को अपनी अदालतें लगा के और अपने फैसले और अपने रिमार्क्स ना शुरू करें। तो इसलिए सॉरी, मैं उनकी बात से डिसएग्री करूंगा साइफर के इशू पे। अब इसके बाद जो आपका सवाल है मैं हाजिर हूँ। जी, आपकी अपनी इस वक्त बैरिस्टर गौर साहब की जो क़यादत है वो इस वक्त लीडरशिप उनके हाथ में है, तो ये उनकी लीडरशिप पर इस वक्त पार्टी एक पेज पर है, मुकम्मल एतमाद है आप लोगों को उनकी लीडरशिप पर? गिरफ्त उनकी मजबूत है पार्टी पर? देखें इस वक्त हमारी पार्टी जो है वो बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी कोर कमेटी है, कोर कमेटी में डिसीजंस होते हैं। बाकी देखें इट्स द लार्जेस्ट पार्टी। अब किसी दोस्त को अच्छा लगे किसी दोस्त को बुरा लगे, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस तरह बैट का निशान लिया गया, जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए, उनके बावजूद नेशनल असेंबली का और निशान, प्रोविंशियल का और, उसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट्स जिस बड़ी तादाद में आए और वो आज तक पीटीआई के साथ खड़े, फिर रिजर्व सीट्स के इशूज आ गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डिसीजन आ गया। मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा, बट अवाम देख रही है। देखिए आजकल आपका सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि आप अवाम की आंखें भी हैं, आप अवाम का कान भी हैं। इधर एक बात होती है और शाम को सोशल मीडिया पे उंगलियां टकाटक चलने लग जाती हैं। हमारा इस वक्त ये इशू है कि हमेशा देखें, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं ना कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिकल फैसले ज्यादा बेहतर करेंगे, जो लॉयर्स हैं वो लीगल बैटल ज्यादा अच्छी लड़ेंगे। इसमें तो दो आराय है ही नहीं। ठीक है, तो मैं भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हूँ कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो पॉलिटिकल लोगों को लेने चाहिए और ज्यादा हमारे जो वकला हजरात हैं उनको कंसंट्रेट करना चाहिए। जो कैदी नंबर 804 हैं उनकी रिहाई के लिए, पानी पीटीआई की रिहाई के लिए उधर उनको ज्यादा एम्फेसिस करना चाहिए और पॉलिटिकल डिसीजंस पॉलिटिकल लोगों को लेना चाहिए। बट ठीक है, चलें ये पॉइंट आपका इस पर तो आ गया। अभी ज़रा इस पर हम मजीद भी आगे बात करते हैं। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल करें। तो हाफिज़ साहब, इलेक्शन के बाद मौलाना साहब का बड़ा एक तगड़ा रिएक्शन सामने आया था, नताइज को उन्होंने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन पिछले 15-20 रोज़ से हम देख रहे हैं ज़रा आपकी जमात ने कुछ खामोशी इख्तियार की हुई है, वो एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। जो आपके क्लेम्स थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन को लेकर, ये इस वक्त थोड़ा ठहराव क्यों आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। तमाम शुरका को और नाज़रीन को भी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, जहाँ तक अरबाब साहब ताल्लुक़ है मौजूदा इंतखाबात का, तो यकीनन कोई ऐसी पार्टी नहीं है सियासी तौर पर या जो आज़ाद ढांचे में आए थे वो तमाम के तमाम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि 2024 के जो इंतखाबात हैं वो मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना नहीं थे। ये सूरत हाल है जिसमें मुस्लिम लीग नून के भी दो शाकी हैं, खुसूसन जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनके साथ तय हो गया था कि वो चौथी बार उनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। तय किससे हुआ था ये तो अब को भी मालूम हो गया है। और उसके बाद उनकी जो दो सीटें हैं, एक बकौल मुस्लिम लीगियों के कि उनके साथ आंदली हुई है और दूसरे के हवाले से बकौल दीगर जमातों के कि अगर उसमें भी गिनती हो तो वो हार जाएंगे। सही। और उनकी खामोशी और बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि वो खुश नहीं है। अलबत्ता ये है कि वो जब बोलेंगे तो मेरे ख्याल में जिद्दत से जब लंदन की तरफ रवाना होंगे तो फिर वही बात करेंगे जो लंदन में बैठकर वो गुजरांवाला और कोयटा के जलसों में करते रहे। बाजवा साहब के खिलाफ फौज को उन्होंने फरमाया कि वो उनके खिलाफ जो है वो फौरन बगावत करे
तो वो अपने उस बयानिया पे इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। अच्छा, अब रही है डेढ़ जमातों की हुकूमत, और इसी तरीके से हमें इसलिए तवक्को है कि पीपल्स पार्टी के जो मेरे मोहतरम बैठे हैं वो हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन में भी हैं। अच्छा, अब उससे हमें भी फायदा होगा और यकीनन वो हमारा साथ देंगे। हाफिज साहब वो अपोजिशन में कैसे हैं? वो तो हुकूमत को सपोर्ट किया उन्होंने, हुकूमत का अमली तौर पर पार्ट नहीं है, लेकिन वो इस वक्त शायद न्यूट्रल वाली पोजीशन पर है। वैसे भी मंदू खेल साहब खुद क्लियर करेंगे, लेकिन उनको आप अपोजिशन में क्यों तस्लीम कर रहे हैं? जी मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आधी अपोजिशन है, यानी सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अपोजिशन जमातें जब बैठती हैं तो स्पीकर पे भी वो सपोर्ट करती हैं। अक्सर ऐसा होता है, बिला मुकाबला या उसको सपोर्ट करते हैं। वजीर आजम को भी अपोजिशन की बाद जमातें वोट दे देती हैं, लेकिन जिम्मेदारी का जो बोझ है वो उन्होंने नहीं उठाया है और उन्होंने कोशिश की है कि वो आईनी जिम्मेदारियां लें और जो आहीनी जिम्मेदारियां हैं भारी भरकम वो डाल दें। तो उसका आपने अंदाज़ा लगाया कि एक तकर्री के हवाले से वज़ीर आज़म ने जो बेचारे खुद ही जितने इख्तियारात थे उसको इस्तेमाल किया, तो उसको खुद ही वीटो किया पीपल्स पार्टी ने और उन्होंने वो नाम वापस लेना पड़ा उन्हें। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अपोजिशन के हवाले से बात है, क्योंकि अपोजिशन को डंडा लेकर नहीं निकलती बल्कि वो इक़दाम पे तनकीद करती है। इसी तरीके से जहाँ तक निजकारी का ताल्लुक है तो बिल्कुल मेरे भाई मुदफ़िर बैठे हुए पीपल्स पार्टी का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है और उनका जो मंशूर है वो निजकारी के खिलाफ है। बिल्कुल। अब जाहिर है कि या तो वो अपने मंशूर की कुर्बानी देंगे या फिर अपोजिशन के हवाले से अपोजिशन करेंगे। तो उसमें ये फायदा होगा कि अगर अंदर भी जो बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर और वो भी अपोजिशन करेंगे, और मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। सही। उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर कर दी है कि 18 में भी हमने यही बात की थी और सब ने, और फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद तक की बात थी और हमें कहा गया कि आप निकले मैदान में लेकिन कोई साथ नहीं आया। तो हाफिज साहब ये उम्मीद जो आपको पैदा हुई है पीपल्स पार्टी की जरा थोड़ी मज़ाहमत से, ये जरा बाजवा साहब के एक्सटेंशन से लेकर बाजवा साहब के एक्सटेंशन से लेकर दीगर तमाम मामलात के हवाले से हर एक ने अपना हिस्सा ले लिया। तो हिस्सा वक्त रजिस्टर JUI को नहीं मिला, और फिर जिसको PDM का सदर बनाते वक्त वजीर आजम और जनाब शहबाज शरीफ साहब जो खुद चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए वायदा कर चुके थे, उन्होंने और साथियों ने मौलाना फजल रहमान को सदर पाकिस्तान की पेशकश की बताया था। ठीक है, चलें हाफिज साहब ये जो आपका तज्ज़िया और तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिल्कुल डिटेल से आ गए। मैं ज़रा वापस भी आपकी तरफ आऊँगा। जो अब ये सवालात आपने उठाए, जो उम्मीद आपको पैदा हो रही है पीपल्स पार्टी से, ज़रा मंदू खेल साहब के सामने नुक्ता रखते हैं कि मंदू खेल साहब, नून लीग की उम्मीद ये है कि आप लोग अगले हिस्से अगले 3-4-5 महीने बाद काबीना का हिस्सा बन जाएंगे, और इधर अपोजिशन जमातें सोच रही हैं, मौलाना साहब की जमातें सोच रही है कि आप अपोजिशन का हिस्सा भी हैं, आप अपोजिशन का साथ देंगे, खासतौर पर प्राइवेटाइजेशन वाले इशू पर। अभी आपने चेयरमैन इरसा वाला जो मामला रिवर्स करवाया, तो उससे एक अपोजिशन की उम्मीद जाग गई है। पीपल्स पार्टी की अपोजिशन है क्या? अपोजिशन में, हुकूमत में? जी आपके सवाल से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया सप्तेन साहब से कि आपके अंदर इख्तिलाफात है, तो उसने तस्दीक कर दी इख्तिलाफात की। वो उन्होंने कहा कि वकीलों को केसेस चलाना चाहिए, सियासी लोगों को फैसले करना चाहिए। ये वही वकील है जो मुश्किल वक्त में इस पार्टी को सहारा दिया, पार्टी को उठाया, वरना बाकी तो सारी भाग गए इधर उधर। और जिस वकीलों को ये बात करे वो उनका चेयरमैन है गौर खान साहब, उनका वाइस प्रेसिडेंट है लतीफ कोसा साहब, सरदार लतीफ कोसा साहब, और उनके पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो रिकमेंडेड है वो है शेर अफजल मरवत साहब। तो इस चीज से तो ये साबित हो गया कि ये जो वकला जिसने जदोजहद की है, जिसने तहरीक इंसाफ को वापस जिंदा कर दिए, अब इनका ये होता है कि ये वकील है, सिर्फ केस चला है, बाकी दूसरी सियासी लोग फैसला करें। ये तो इख्तिलाफ खुल के आ गई सामने। सही। और दूसरे सवाल आपने किया निजकारी के हवाले से या पीपल्स पार्टी केस के हवाले से, यकीनन पीपल्स पार्टी की पोजीशन, क्योंकि हाँ JUI समझ रही है, अभी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनका साथ देंगे आगे आने वाले वक्त में, और नून लीग ये तवक्को कर रही है कि आप काबीना का हिस्सा बन जाएंगे। देखिए हाफिज साहब का एक शिकवा अपनी जगह पे सही है कि उनको नून लीग ने ये ऑफर की थी सदर पाकिस्तान की, यकीनन वो वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान दोनों ओहदे तो नहीं रख सकते थे। दूसरी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है, और फिर उसके अलावा मैं तो ये कहूँगा नून लीग से कि वो बलूचिस्तान की गवर्नरी की कुर्बानी दे,
मौलाना साहब के लोगों को दे दें, क्योंकि आपने सदर पाकिस्तान का ओहदा भी नहीं दिया है और पुख्तनख्वा तो पीपल्स पार्टी के इसमें हिस्से में आ रहा है, तो लिहाजा बलूचिस्तान की गवर्नरी जमीयत को आप ऑफर करें। और बाकी जो आपने किया, पीपल्स पार्टी यकीनन हुकूमत को साथ दे रही है, मगर इस तरह राजा रियाज की तरह डेस बजा के सर लटका के साथ नहीं देगी। निजकारी के हवाले से सबसे ज्यादा इख्तलाफ में बहैसियत पीपल्स पार्टी का रुकन मैं कर रहा हूँ, और ईद के बाद इंशाअल्लाह मजदूरों के, पूरा पाकिस्तान के मजदूरों के इंशाअल्लाह मैं नुमाइंदगी करते हुए हम ट्रेन मार्च भी करेंगे, जलसे जुलूस भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। अच्छा। और 17 अप्रैल को ईद के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है, जहाँ 4 लाख मुलाजमीन का सर कलम कर दिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक कलम से। लिहाजा हम एहतजाज करेंगे और मोहसिन अख्तर कियानी से यह सवाल करेंगे कि आपने किसके कहने पे 4 लाख मुलाजमीन के और असम्बली के जो कवानीन बने थे, असम्बली की दिल्ली कमेटी की, जो कि आइन का आर्टिकल 69 जो है ना वो पाबंद करता है तमाम अदारों को, तमाम जुडिशरी को वो असम्बली की किसी कार्रवाई में मुदाखलत न करे। तो मोहसिन अख्तर कियानी ये बताए कि उसको किसने कहा, किस वजीर ने कहा कि वो ये सारे मुलाजमीन को एक ही कलम से सर कलम कर दे। सही। दूसरी बात ये कि यकीनन पीपल्स पार्टी ने माजी में भी निजकारी के हवाले से मुखालफत की है। आपको याद होगा स्टील मिल जिस तरह कोडियम के दाम बेचा जा रहा था, उस वक्त की चीफ जस्टिस ने सो मोटो ली है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के वजीर मुराद अली शाह साहब की सपोर्टिव जमात पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर होगी और अपोजिशन जमातें भी सड़कों पर होंगी, तो पीपल्स पार्टी को मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि मैं तर्जमान हूं, मैं जाती तौर पे खुल्लम खुल्ला मुखालफत करूंगा। और ये जो पाकिस्तान के जो अदारे हैं, इनको कोडियम के दाम मनपसंद बिजनेसमैनों को नहीं बेचने देंगे। ठीक है, तो सिप्तान खान साहब, ये खास तौर पर प्राइवेटाइजेशन वाले इशू पर तो हुकूमत की अपनी सपोर्टिव जमात अब एहतजाज की बात कर रही है, अपोजिशन जमातें भी ईद के बाद सड़कों पर होंगी, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है इस प्राइवेटाइजेशन वाले इशू पर? हमारा ये मौक़िफ़ है कि मैं कादिर खान साहब जो है मेरे भाई हैं, मैं पहले उनको क्लैरिफाई कर दूं कि एंड पे मैंने कहा है कि हमारी जमात में इख्तलाफ नहीं है। जब एक बंदे पे आप अप्रोक्सीमेटली 200 केस कर दें, एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को मिला के 250-300 केस कर दें, तो लॉयर्स को उधर तवज्जो करनी चाहिए, और जो वो कर भी रहे हैं। बाकी रह गया मुश्किल हालात, अच्छे हालात, सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है। लॉयर्स इस वक्त हमारी लीडिंग पोजीशन में है, बट पॉलिटिकल डिसीजंस हमारे पॉलिटिशियंस को भी करने चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आ जाए प्राइवेटाइजेशन पे, तो मेरे लिए जो भाई हैं ये कह रहे हैं कि मैं एहतजाज करूंगा और मैं ये करूंगा, तो आप तो गवर्नमेंट का हिस्सा है। अगर आप थोड़े से 2 कदम पीछे हटते हैं तो गवर्नमेंट चल नहीं सकेगी। तो आप सिप्तान साहब हिस्सा नहीं है, ये ना काबीना में शामिल है, ना किसी फैसला साजी में शामिल है। इन्होंने तो सिर्फ नंबर्स पूरे करके उनको बस एक हुकूमत दिलवा दी है, वहां तक सपोर्ट की है। अच्छा, चले उनके फैसिलिटेटर है, चले यूं कर ले, उनके इनके बगैर PMLN की गवर्नमेंट चल सकती है? मेरा ये सवाल है। नहीं चल सकती। तो आप अपनी मर्जी करवाएं। माशाल्लाह प्रेसिडेंट आप हैं, सेनेट में आप हैं, नेशनल असेंबली में, 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, आपके बगैर जब एक गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती, तो आप उनको कहें कि मजदूरों की गर्दनें ना उतारें, ट्रेन मार्च में आप वोट कैश मत करवाएं, आप हमदर्दी करें गरीबों की, और वहां से प्रेशराइज करके ये फैसला वापस करवाएं। इस पे मेरा ये जवाब है। ठीक है। तो हाफिज हुसैन अहमद साहब, ये पीपल्स पार्टी भी ईद के बाद सड़कों पर आ रही है, प्राइवेटाइजेशन वाले इशू पर ये हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, तो ये कोई मुश्तरका एहतजाज हो सकता है? आप लोगों का मामला कुछ उस तरफ जा रहे हैं या फिर अलग-अलग एहतजाज करने का इरादा है? देखिए, मैं तो मशकूर मंदोखिल साहब का, उसने तो मेरी तारीफ कर दी। मैंने तो चंद लम्हे पहले ही आपसे कहा था कि आधी अपोजिशन वहाँ बैठी है, वो आधी जो है वो बाहरी है, क्योंकि वहाँ सरदारी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, अगर वो अपोजिशन करेंगे तो वो तो सड़कों से ज्यादा जो है सख्त और मौसर साबित होगा हुकूमत के खिलाफ। लेकिन असल बात है वो ये है कि इन्होंने फरमाया कि एक ओहदा सदारत का है, मंदोखिल साहब ने फरमाया, तो मैं ये वाज़े तौर पर बताना चाहता हूँ उनकी याद दहानी के लिए कि सबसे पहले तो जनाब जरदारी साहब ने जो बात की थी कि वो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की बात की थी। पहला टारगेट पीपल्स पार्टी का बिलावल बरखुरदार को वज़ीर आज़म की मसनद पे बुलाना था। वो तो अगर उनका मैंडेट मिलता, तो अगर उनके नंबर ज्यादा होते तो उस वक्त तो उनका हक है ना कि वो किसी को भी नॉमिनेट करें। मेरी बात पूरी होने दे अरबाब साहब, मैं कह रहा हूँ पहला टारगेट तो उनका वही था।
सदारत का टारगेट तो बाद में बना कि जब आप कह रहे कि नंबर पूरे नहीं हो गए। अब जो नंबर पूरे करने वाले थे उन्होंने भी अपना अलकाता पूरा करना था ना, सही। वो भी किसी एक की टोकरी में या झोली में सब कुछ नहीं डालना चाहते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक टारगेट मौजूद है, क्योंकि जब हमने पहले भी 18 में ये बात शुरू की थी तो आपने देखा पीडीएम बनी है, फिर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमसे ज्यादा माहिर जो है पीपल्स पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि क्या जब इख्तिलाफात होंगे और अगर अब मंदोखेल साहब मैदान में निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि असम्बली में भी उसकी मुखालिफत होगी, प्राइवेटाइजेशन की सेनेट में भी होगी और इसी तरीके से सिंध और तमाम उसमें भी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे भी आपको पता है कि बिल्कुल ठीक, यानी ईद के बाद एक मजबूत ऑपोजिशन इस हुकूमत के सामने होगी, तो फिर हुकूमत कितनी मुस्तहकम होगी इस पर आने वाले दिनों में मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, कादिर मंदोखेल साहब, सफ्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो पाक चाइना ताल्लुकात मुख्तलिफ हमलों के बाद अभी उनमें कोई दरार पैदा नहीं हो रही और ना ही ऐसी कोई कोशिश कामयाब हो सकती है। दोनों ममालिक की जानिब से बयानिया सामने आ गया है, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। 26 मार्च को शांगला के मुकाम पर चीनी इंजीनियर्स को दहशतगर्दी की कार्रवाई के नतीजे में 5 चीनी इंजीनियर्स को कत्ल कर दिया गया था और उस पर अब तहकीकात चल रही हैं, जिस पर आज मोहसिन नकवी ने जो कि वज़ीर दाखिला हैं चीनी सफारत खाने जाकर चीनी सफ़ीर से मुलाकात की और उन्हें इस पूरे मामले की पेशरफ से भी आगाह किया। और चीनी सफारत खाने की जानिब से बड़ा एक पॉजिटिव बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं इसको सबूताज करने की कोई भी कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे और जिस तरह CPEC के मामला पहले चल रहे थे उसी तरह से हम इसको ले जाते रहेंगे। 10 साल से ज़ायद अब इस मंसूबे को हो चुके हैं और जब से ये मंसूबा शुरू हुआ उसके बाद से हमने देखा कि जो चीनी शहरी थे, जो चीनी वर्कर्स थे, उन पर पाकिस्तान में हमलों में बड़ा इजाफा हुआ है। ये कोई मजमूई तौर पर अब तक 8 मरतबा चीनी शहरियों को, चीनी वर्कर्स को निशाना बनाया जा चुका है। 11 के करीब इसमें अमवात हुई हैं, जबकि एक बस हादसा भी हुआ था जिसमें 9 चीनी शहरी भी मौत के मुँह में चले गए थे। तो ये कौन से ऐसे अनासिर हैं जो कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को ख़राब करना चाहते हैं? चूँकि हम हमेशा से सुनते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती लाजवाल है और हमेशा दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया है, चाहे कैसा ही वक्त क्यों ना हो। तो अब इस वक्त कौन से ऐसे अनासिर हैं जो कि इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और दोनों ममालिक में इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं? ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये चीनी इंजीनियर्स को हर थोड़े अरसे बाद निशाना बनाया जाता है, चीनी शहरियों को टारगेट किया जाता है। एक तो ज़ाहिर है कि इसकी बुनियादी वजह तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की ख़राबी है, इनको ख़राब करना है। इसके पीछे कौन हो सकता है, किसका फ़ायदा हो सकता है, कौन से ऐसे अनासिर हैं? यहाँ देखें जी, तो ये एक बहुत वाज़ेह है कि चीन एक आलमी माशी ताकत बन रहा है और इसके हिसाब से जो पाकिस्तान का CPEC है एक एडिशनल रूट चाइना को यहाँ से मिला है और गवादर एक हब बनने जा रहा है, एक कनेक्टिविटी बनने जा रही है सेंट्रल एशिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंटरनेशनल पावर्स जो हैं इससे खुश नहीं हैं और स्पेशली इंटरनेशनल पावर्स में जो बहुत सारे ताकतें इसमें शामिल हैं, तो रीजन के अंदर यकीनन उसमें इंडिया शामिल है। इंडिया एज ए पुलिसमैन का रोल अदा कर रहा है और जब से CPEC स्टार्ट हुआ था तो इंडिया ने वहाँ पे इसको टारगेट करने की प्लानिंग वहाँ से की गई। वहाँ पे एक स्पेशल सेल बनाया गया है जो इसको डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी है। पीछे जब आज से चंद साल पहले जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत थी तो वहाँ पे एक लश्कर भी तैयार किया गया था टू सैबोटाज CPEC और CPEC को सैबोटाज करना राइट फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान से गवादर तक था। और इसमें यह है कि जो इसमें इंडिया का जो रॉ का मेन रोल था, स्पेशली जब देखें कि हम पीछे जो वाक़यात देखते हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, अब वो TTP है, BLA है, BLF है, और ये इंडिया जब वहाँ पे था, जब पिछले 20 साल में जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी तो वहाँ पे एक तंजीम बनाई गई थी ब्रास, जिसमें बलोच मिलिटेंट्स को जमा किया गया। उनको यही टारगेट दिया गया था कि वो वहाँ पे जो चाइनीज़ इंटरेस्ट है जो बलोचिस्तान में उनको उन पर स्ट्राइक करें और सब्सिक्वेंटली वो कराची भी उनका टारगेट था। और इसी तरह फिर उन्होंने TTP को ऑर्गेनाइज करके टारगेट्स दिए थे ऊपर से जो है गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। अगर आप आपको याद हो, कोहिस्तान में एक वाक़या हुआ था 2021 में, उसमें ये एस्टेब्लिश हुआ था, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बात की थी, उसमें TTP और RA का भी लिंक था। और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो अफगानिस्तान में मौजूद है, जो चाइना स्पेसिफिक है,
उसमें भी उनका हाथ था। जो बशाम में जो वाकया हुआ तो उसके भी ताने बाने अफगानिस्तान में जाके मिलते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मौजूद हैं। अफगानिस्तान अब एक एपिक सेंटर बन चुका है इंटरनेशनल टेररिज्म का। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉक्सीज है, इनको यूज किया जा रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स में शामिल है, अफगानिस्तान इसमें इनकी मदद कर रहा है। सही। और ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है कि बड़ी प्लानिंग के साथ ये हमले तरतीब दिए जाते हैं। तो चाइनीज़ शहरी हों या चाइनीज़ वर्कर्स हों, जब भी चाइना से पाकिस्तान आते हैं, यहाँ से वहाँ जाना होता है, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इनके अलग से होते हैं, इनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है। किस तरह की सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड यहाँ पर की जानी चाहिए कि कम से कम ये इस तरह की कार्रवाइयों से महफूज रह सकें? नहीं, सिक्योरिटी अच्छे प्रोटोकॉल्स थे, और मेरे ख्याल में ये लैब्स कैसे हुआ इसमें यकीनन जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियोस आई उसमें एक गाड़ी रोड पे खड़ी है और ये कन्वॉय में मूव कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में उसमें ये अभी देखा जाएगा ये ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ कि एक गाड़ी रास्ते में खड़ी रही और इसने जाके स्ट्राइक किया। लेकिन हमें इसमें बेसिकली जब ये इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो ताने बाने मिलेंगे, फैसिलिटेटर्स कौन था कि उन्होंने इनको मदद की। और देखिए अल्टीमेट एम देखें, वो चाहते हैं पाकिस्तान और चाइना की, जिस तरह आपने बात की है, ताल्लुकात ख़राब हों, और यह है कि चाइना के प्रोजेक्ट जो सी पैक के है वो स्टॉल कर दिए जाएं, पाकिस्तान के डेवलपमेंट को रोका जाए, पाकिस्तान के लोगों की जो वेलफेयर होनी है इस प्रोजेक्ट सी पैक की वजह से, जिसको हम लाइफ लाइन भी कहते हैं, गेम चेंजर भी कहते हैं, वो रोकना है। और इसमें कलीदी किरदार इंडियन रॉ का है, और अफगानिस्तान हाइड आउट भी दे रहा है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी दे रहा है, लॉजिस्टिक्स भी दे रहा है, फाइनेंस भी वहाँ से आ रहा है, फाइनेंस इंडिया भी कर रहा है और GDI वाले जो है वो भी कर रहे हैं। सही। और बड़ी अच्छा हुकूमत ने भी इक़दाम उठाया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर चाइना को भी इन्फॉर्म किया जा रहा है, उनको भी ऑन बोर्ड रखा जा रहा है। जिस तरह आज मोहसिन नकवी साहब ने चाइनीज़ सफ़ीर से मुलाकात की है, तो बड़ा ज़रूरी है कि दोनों ममालिक अपने राब्ते को बड़ा मजबूत रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि कोई तीसरी कुव्वत दरमियान में कोई स्पेस ना क्रिएट कर सके। बिल्कुल सही है। देखें कि चाइना एक ऑलवेज ट्रस्टेड फ्रेंड है हमारा, हम तो कहते हैं हमारा फ्यूचर चाइना के साथ है। तो कंसर्न के लेवल आप उससे देख सकते हैं, प्रेसिडेंट भी गए, प्राइम मिनिस्टर भी गए, और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर 2 दफ़ा जा चुके हैं। तो हम उनको ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं। वो हमारे जो ट्रस्ट है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, ताकि जो लोग उसको ब्रीच करना चाह रहे हैं उसमें वो कामयाब ना हो। तो मेरा ख्याल में चाइनीज़ भी रियलाइज़ कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली जो आपने देखा इनके स्टेटमेंट, जो इनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, यहाँ से चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से स्टेटमेंट आई है, बहुत हौसला अफजा है मेरा ख्याल में। और जो हमारी ये दोस्ती है यकीन लाजवाल है, और इसको दुश्मन दर पे लगे हुए इसको नुकसान पहुंचाने। और ज़ाहिर है ब्रिगेडियर साहब, जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात होना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान और ईरान बड़े करीबी ममालिक और हमेशा से बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। अभी हम वहाँ से गैस लेने की कोशिश कर रहे थे तो अमेरिकन पाबंदियाँ अब सामने आ रही हैं, और अगर हम इस सिलसिले में आगे कोई कदम बढ़ाते हैं तो फिर अमेरिका का भी मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। सैंक्शंस की तो उन्होंने बात करी दी है। किस तरह की सैंक्शंस होती हैं अगर कोई भी मुल्क ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करे? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो इस वक्त ईरान को समझे बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, यानी पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ इस वक्त जाने का सोच ही नहीं रहा है। देखें जी, हर चीज़ हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी है या ममालिक हैं वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि हमें सस्ता तेल मिले और सस्ती बिजली मिले, और इसके लिए गैस मिले, तो उसके लिए हमें ईरान एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और इसके अलावा देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, प्लान्स, एग्रीमेंट्स हुए हैं। तापी वो अभी तक बन नहीं सका। कासा 1000 है, वो भी एक प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल एशिया से आना था। तो मेरा ख्याल में कि जो इनके समय जो गैस मिलनी है जो ईरान से मिलती है वो 40% चीपर मिलेगी एज कम्पेयर टू LNG जो हम बाकी वहाँ से मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं। तो वो पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में थे, और शुरू में ऐसी कोई बात नहीं कि 2012 का ये प्रोजेक्ट है, सब्सिक्वेंटली बड़ा डिले हुआ। अब ईरान ने अपनी तरफ से 900 किलोमीटर पर अपनी पाइपलाइन बिछा दी है। तो पिछली हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उन्होंने भी डिसाइड किया, और उन्होंने कहा कि ये बॉर्डर से लेकर गवादर तक अबाउट 80 किलोमीटर का जो पैच है उसमें पाइपलाइन बिछेगी। $144 मिलियन उस पर खर्च होने थे। लेकिन जिसमें चेंजेस आई जब डोनाल्ड लू ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हम इसको अपोज करेंगे, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान इसको कैसे फाइनेंस करेगा, कौन आके फाइनेंस करेगा, और उन्होंने कहा पाकिस्तान ऑलरेडी डेट ट्रैप में फंस रहा है। और इसके बाद देखिए इस पर मोफा का एक स्टैंड था, उन्होंने कहा एक बायलैटरल इशू है, हम जिसको हम एड्रेस करेंगे। लेकिन मैथ्यू मिलर के एक स्टेटमेंट के बाद से इसके बाद फिर पाकिस्तान ने कहा कि थ्रू प्रॉपर चैनल वो एक वेवर के लिए वो जाएंगे, अमेरिका से कहेंगे
कि वो जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको एग्जम्पशन करे। हमारे ख्याल में हमारे इंटरेस्ट में है कि हम अपनी माशी मुश्किलात को हमें एड्रेस करना है, और जब तक सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम भी उसी सूरत में होगा। और मेरे ख्याल में इस तरह के मसाइल को हमें पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए, इसमें यूनानिमस रेजोल्यूशन होनी चाहिए। और मसूद, आज भी चूंकि एक अमेरिकी प्रेसिडेंट की जानिब से ख़त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भेजा गया है, और उसको क्या हम एक पॉजिटिव जेस्चर इस पूरी सूरत हाल में देख सकते हैं मैथ्यू मिलर के खासतौर पर स्टेटमेंट के बाद कि उसमें तो सैंक्शंस की बात हो रही थी, और यहाँ ख़त में हमने कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं देखी है। नहीं, बिल्कुल ये एक बहुत पॉजिटिव हमने चेंज देखी है आफ्टर मेनी इयर्स। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में 2018 के पहले के बाद से ये पहली दफ़ा एक ऐसा मैसेज आया है, और जिसमें उन्होंने कहा कि दे विल स्टैंड विद पाकिस्तान। बाइडेन ने ये कहा, तो एक बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में अब माहौल उस हिसाब से एक पॉजिटिव नोट पे है, और अच्छा हमारे पास टाइम है कि हम इस बेहतर माहौल के दौरान अपना केस अपन उनको बताएं कि जो हमारा केस है इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में है। तो मेरे ख्याल में इसमें एग्जम्पशन और वेवर हो सकता है, ठीक तरीके से बाकी कंट्रीज को मिल बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू की। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान गुज़िश्ता 3 साल में ईरान में कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सका है, और ईरान को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के नंबर ज़ीरो हैं, जबकि इंपोर्ट्स के जो नंबर्स हैं वो मुस्तकिल बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान $2 अरब से ज़ायद की इंपोर्ट्स पाकिस्तान ने ईरान से की हैं। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में, और IMF प्रोग्राम में रहते हुए भी क्या अगर पाकिस्तान तमाम ममालिक को एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा तो अपने एक्सपोर्ट के नंबर्स कैसे बढ़ाएगा? किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए एक्सपोर्ट्स का बढ़ना रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन अगर अपने करीबी ममालिक के साथ ही पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने से कासिर रहेगा तो आगे पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान ईरान की एक्सपोर्ट बहाल होना मुमकिन हो सकता है? अगर पाकिस्तान ये करता है तो अमेरिका का जो सैंक्शंस का रिएक्शन सामने आया उसके क्या असरात फिर पाकिस्तान की इकॉनमी पर पड़ सकते रहेंगे? खाकान नजीब साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ईरान ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, नेबर कंट्री है, लेकिन हम वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि हम 2018-19 तक एक्सपोर्ट कर रहे थे और अच्छी खासी एक्सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर ये पाबंदियों की वजह से अब ये पिछले 3 साल के जो फिगर्स हैं ये ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये मुस्तकबिल में कितना ज़रूरी होगा इस ज़ीरो को किसी नंबर में कन्वर्ट करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, पाकिस्तान के साथ एक बात तो अयां है इस वक्त कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का खसारा है, जिसकी वजह से हम बार बार IMF के पास जाते हैं, उसका सबसे अहम जुज़ जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो का गिरना है। अब मैं आपके सामने पहले कुछ फिगर रखता हूँ, और ये फिगर अब हमें दुनिया को अयां करने चाहिए कि देखिए, हम 13% अपनी GDP का एक्सपोर्ट कर रहे थे 2005 में। आज 2023 का जब साल क्लोज किया तो ये जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हैं वो 8% ऑफ GDP पे रह गए हैं। हम किसी तरह भी अपनी इकॉनमी को नहीं चला सकते अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स टू GDP को बढ़ाएंगे नहीं। ये सबसे पहली बात है। दुनिया के जिन मुल्कों ने तरक्की की है, अरबाब, हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिला के भी 10.5% है GDP का। इंडिया 22% पे है। मलेशिया, वियतनाम, चाइना, जब इनकी बात करें तो ये 37 से लेके 90% तक हैं। सो एक तो ये सबसे अहम जुज़ है। इसमें कुछ कोताहियाँ तो हमारी अपनी हैं। हमने कभी भी कंपेटिटिव फर्म्स नहीं बनाई जो दुनिया में कम्पीट कर सकें, बल्कि हमने रेंट सीकिंग फर्म्स बनाई जो बाहर से चीज़ें मंगाकर उनको जोड़कर पाकिस्तान में बेचती रहीं। और हमने कभी भी एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइजेशन इस तरह नहीं क्रिएट की जो पाकिस्तान का हाई कंजम्पशन है उसको तोड़ना है, उसको सेविंग्स की तरफ लेकर जाना है। ये तो सबसे पहला जुज़ है। इसमें SMEs का किरदार बहुत अहम है, उनकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बहुत अहम है। आप कह रहे होंगे मैंने बहुत ही अहम और जुजियात में जाकर गुफ्तगू की है, पर यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये IMF ने नहीं करना, ये काम हमें खुद करना पड़ेगा। आप हैरान होंगे, 1.5 लाख SMEs के पास सिर्फ फॉर्मल फाइनेंस है, 52 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इस मुल्क में। आप मुझे बता दीजिए कि वो टेक्नोलॉजी कैसे खरीदेंगे, वो कैसे अपग्रेड करेंगे अपनी HR को। अब आ जाइए कि खित्ते में क्या अवेलेबिलिटी है। एक तो बात यह है कि चाइना से तो हमें कोई नहीं रोक रहा, एक हमें चाइना को लेकर चलना चाहिए। 4 कंट्रीज से हमें एनर्जी मंगवानी भी है, और 4 कंट्रीज यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को हमने अपनी चीज़ें बेचनी भी हैं।
ईरान से कुछ हमने बार्टर ट्रेड शुरू किया है, पर ईरान इज वन ऑफ दोज बॉर्डर्स जहां से एक तेल की स्मगलिंग का बहुत बड़ा मसला है, पहले उसको हल करना है और फिर बिल्कुल उसके साथ ट्रेड बढ़ाना है। पर हमें तो असल दुनिया में जाकर जो मिडल ईस्ट है, जो यूरोपियन मार्केट्स हैं, जो अमेरिकन मार्केट है और चाइना जो हमारा बॉर्डर है, इसमें हमने अपनी जो बनी हुई वो चीज़ें बेचनी है धागा और सूतर से निकलकर। ये सारा सनसेट है। पाकिस्तान में देखिए ना, आप कहते थे कि बहुत बड़ा एडवांटेज है जी आपके पास कॉटन है, जरा समझिए अब तो सिंथेटिक फाइबर का जो कंपोनेंट है वो 60-70% पे चला गया है, पर आपने फिर भी अपनी कॉटन की जो पैदावारी सलाहियत है उसको भी ठीक नहीं किया। मैं बड़ा खुश हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी विच इज पाकिस्तान एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस इन द वर्ल्ड। अब अगर ये सारा काम हम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे चलेंगे? और ये बात ठीक है, हमें दुनिया से ट्रेड की गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें ट्रेड के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, जहां जहां FTAs फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ठीक होने हैं वो कीजिए। ये जो कमर्शियल काउंसलर्स हमने पोस्ट किए हैं, इनकी रीवैम्प करके ड्यूटी लगाइए कि इनका काम और इनको एक्सपोर्ट टारगेट्स दीजिए कि इन्होंने ये टारगेट फिल करने हैं। ये क्या बात हुई कि हम 28 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे खड़े हैं इस साल, जबकि इंडिया IT की सिर्फ IT की एक्सपोर्ट 193 अरब डॉलर की। लेकिन खान साहब, ये जो इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी इंडस्ट्री को, अगर एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ानी है तो ज़ाहिर इंडस्ट्री को ग्रो करना है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए तो हम अपने एनर्जी टैरिफ्स को इतना ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं कि वो बर्डन इंडस्ट्री पर ही पड़ता जा रहा है और उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता जा रहा है। छोटी इंडस्ट्री बंद हो रही है, बड़ी इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल से चल पा रही है। जब तक हम इंडस्ट्री को नहीं फैसिलिटेट करेंगे तो ये एक्सपोर्ट्स को हम बड़े लार्ज स्केल पर ग्रो करने के काबिल हो सकेंगे। आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है कि देखें, मैंने भी सारी गुफ्तगू पहले की है कि हम अपनी फर्म्स को कंपेटिटिव बनाएं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हम एनर्जी इनएफिशिएंट हैं। देखिए, मैं हर चीज़ में कहता हूं कि इसको ठीक करना है, इसको रिफॉर्म करना है, इधर इस्लाह करनी है। माजरत के साथ एनर्जी सेक्टर की तो अर्जेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए मुल्क में। अगर पावर सेक्टर 500 से 700 अरब शुरू करता है पहले दिन कि इस साल नुकसान होगा, T&D की लॉसेस में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जो हमारी नॉन कलेक्शन होगी, और किसी ने बाहर से आके तो आपके T&D लॉसेस नहीं ना ठीक करने भाई, आपने खुद करने हैं। आपके जेनकोस को, मतलब नंदीपुर और ये जो बाकी जनरेटिंग कंपनीज हैं, इनको एफिशिएंट बनाना। अगर आप बोर्ड नहीं ठीक अपॉइंट कर सकते, अगर आप CEO सारे मोस्टली CEOs जो हैं वो इस वक्त चार्ज पे हैं, जरा इसकी इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए। चलें, आने वाले दिनों में हम इस पर मजीद भी डिटेल से गुफ्तगू कर। शुक्रिया खाका नजीब साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।